इसमें बुक्स की बात देखनी है, टर्मिनोलॉजी देखनी है, तुजु के बाबरी किसने लिखी, अबुल फजल की पुस्तक कौन सी है, रेहला किसने लिखी है, ठीक है, तबकात नासरी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपको याद करनी होगी। और करेंसी कौन कौन सी चलती थी, जीतल था, टंका था, शेरशाह रूपक चलाते हैं, चांदी सिक्का, बहुत ज्यादा ये सब राजाओं के नाम हो क्या था, उनकी बेटी का नाम क्या था, ठीक है, वो किस नंबर का जूता पहनते थे, लोग ये सब रट्टे बैठे हुए हैं ना। ये सब चीजें नहीं करनी। आप जा रहे हैं एक अधिकारी बनने के लिए और आप एसएससी लेवल का या वन लाइनर वाला तैयार करके जा रहे हैं तो इट इज नॉट गुड। मैं नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, इन्होंने किस एज में घर छोड़ दिया था, ये सब नहीं करना, थोड़ा डीप में जाकर के। अब दोस्तों आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं। गाइस दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस। आई होप यू आर गुड एंड फाइन एंड योर प्रिपरेशन इज गोइंग टू फैंटास्टिक। तो दोस्तों जैसे कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी हाई यील्ड एरिया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। हमने बताया था कि स्मार्ट वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आज मैं उन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ कि 20% आप एफर्ट लगाएंगे और 80% रिजल्ट लेंगे। इट मीन्स आज मैं उन एरियाज के बारे में बात करूंगा जो कि 75% क्वेश्चन वहां से आने ही आने हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सर आप इतना श्योर होकर के ये बात कैसे कह सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल कह सकता हूं क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखता हूं, मैं एनालिसिस करता हूं, मैं बैठ करके एग्जाम को समझता हूं कि कहां से कौन कौन से एरिया आ रहे हैं। दूसरी चीज दोस्तों ये है कि अब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछता है कि मौर्य एम्पायर की शुरुआत किसने की, मौर्य एम्पायर का अंतिम शासक कौन सा रहा है, मौर्य एम्पायर कैसे चलता था, ठीक है, बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब दोस्तों आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं ना दोस्तों, तो अब वहां से जो आएंगे क्वेश्चन एक एज एन ऑफिसर लेवल के आएंगे, डीप स्टडी करने वालों को ही क्वेश्चन मिलते हैं। तो दोस्तों आज हिस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूं कि हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। दोस्तों जो पहला टॉपिक है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, पूछता है कि सबसे नॉर्दर्न हड़प्पन साइट कौन सी है, सबसे सदर्न हड़प्पन साइट कौन सी है, ठीक है, सबसे ईस्टर्न कौन सी है, सबसे वेस्टर्न कौन सी है, ठीक है, और कौन कौन सी एरियाज में क्या क्या मिलता है, ठीक है, लोथल, धौलावीरा कहाँ से क्या मिले हैं, ठीक है, काशी की मूर्ति कहाँ से मिली है, इनकी लोकेशन भी पूछता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मोस्ट ऑफ लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, कुछ पाकिस्तान में है, कुछ इंडिया में है, तो उनको आप डीपली देखेंगे, आप मैप का सहारा भी लेंगे। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गौतम बुद्ध। प्रीवियस ईयर के जितने भी आप पेपर हैं उनको उठा करके देख लीजिए, चाहे यूपी पीसीएस का हो, चाहे वो आरओ का हो, गौतम बुद्ध से एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिला हुआ है। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल क्विट नहीं कर सकते हैं। ये होता है स्मार्ट वर्क कि आपने 2-4 पन्ने में गौतम बुद्ध के टॉपिक को खत्म किया और आपको एक नंबर आसानी से एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप तो इसमें पढ़ेंगे क्या, फिर आपको बता रहा हूं मैं, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, इन्होंने किस एज में घर छोड़ दिया था, ये सब नहीं करना, थोड़ा डीप में जाकर के पढ़ना है, ठीक है, कि इनके धर्म का टाइप क्या था, 8 सूत्री मार्ग क्या है, ठीक है, 3 आर्य सत्य उन्होंने बताए हैं वो क्या है, इनकी बौद्ध संगीतियां हुई हैं, उन बौद्ध संगीतियों के संचालक कौन रहा है, उस टाइम का राजा कौन रहा है, ठीक है, कहाँ पे हुआ है, और फिर बौद्ध धर्म आगे जाकर के 2 पार्ट में बट जाता है, हीनयान और महायान में जाकर के, फिर उनके भी पार्ट होते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा जाकर के डीप में समझेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है महाजनपदास। महाजनपदास से भी आप जाकर के एक क्वेश्चन आराम से देख सकते हैं। फिर चौथा है आपको मौर्य डायनेस्टी देखनी है। जी हाँ दोस्तों, कि भाई मौर्य डायनेस्टी कैसे स्टार्ट हुई, ठीक, तो आपको देखना है कि मौर्य डायनेस्टी की नींव किसने रखी, कि भाई प्रगोत रहे, प्रगोत के बाद फिर आते हैं बिंबिसार, ठीक है, तो वास्तविकता में किसने नींव डाली है, फिर अजातशत्रु, फिर उनका बेटा उदयन आता है, ठीक है, फिर आखिरी इसमें वंश रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं नंद वंश। नंदा डायनेस्टी को खत्म करके भाई स्टार्ट किया जाता है मौर्य वंश, ठीक है, तो मौर्य वंश की स्टार्टिंग कैसे हुई, इसके कौन कौन से शासक रहे हैं, ठीक है, फिर सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे, उनके शिलालेख क्या है, ठीक है, मतलब लॉट्स ऑफ टॉपिक, ठीक है, आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ कि ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। फिर जैसे अशोक के अभिलेख मिले हैं, ठीक है, जैसे कि अब लोग तो दोस्तों जैसे कि अशोक के ना अभिलेख मिले हैं, ठीक है, अभिलेख मिले हैं, शिलालेख हैं, ठीक है, और स्तंभ हैं, तो इनमें कहाँ पे मिले हुए हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज उनकी रही है, किस लैंग्वेज में पाया गया है, ठीक है, जो भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं उनकी भाषा कौन सी थी, कुछ अभिलेख इनको पाकिस्तान में मिले हैं, ठीक है, कुछ एक अभिलेख तो ग्रीक में मिला हुआ है, ठीक है, तो जैसे कि कौन कौन सी भाषा रही, जो ब्राह्मणी भाषा जैसे भारत में रही हुई है, ठीक है, उसके बाद खरोष्ठी भाषा है, फिर ग्रीक भाषा है, ठीक है, मतलब
अशोक जो थे उनको पता था कि कौन से एरिया में वो लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, सपोज करें कि आप हिंदी बोलते हैं और आपको बंगला में अगर कोई चीज़ समझाई तो समझ में नहीं आएगी ना, तो इसी तरह से उन्होंने लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि जिस रीजन में अपना अभिलेख लिखवाऊंगा उस रीजन में उसी लैंग्वेज को मैं यूज़ करूंगा जो वहाँ की स्थानीय भाषा है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक तो यहाँ से हो गया। फिर मौर्य डायनेस्टी हो गया दोस्तों, उसके बाद फिर गुप्ता एम्पायर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी इधर से पतन होती है और गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। फिर गुप्ता डायनेस्टी में आपको नॉर्मल नहीं पढ़ना है, इसके अंदर पढ़ना है, इनके आर्किटेक्चर क्या था। ठीक है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि अब एग्जाम आपसे डायरेक्ट नहीं पूछता है, अब उनके अंदर की चीजें पूछता है कि वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है, और वहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं थी। ठीक है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी, उनके लैंग्वेज क्या थी। ठीक है, इन सारे बारे में बात करता है। ठीक है, कौन कौन से इनकी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती थी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। ठीक, आपको गुप्ता डायनेस्टी पूरी से यहाँ पे अच्छे से देख लेनी है। सो दोस्तों, उसके बाद एक चीज और मैं बात करना चाहूंगा। आजकल क्वेश्चंस टर्मिनोलॉजी के ऊपर बहुत पूछ रहे हैं। ठीक है, कि ये टर्म्स कहाँ पे यूज किया जाता था। ठीक है, ये चीज कहाँ यूज की जाती थी, वहां पे कौन सा सिक्का चलता था, उस टाइम में किस चीज का निर्माण हुआ था, उस टाइम में मंदिर का स्ट्रक्चर कैसा होता था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को वहां पे बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो आप इन चीजों को ध्यान देंगे, बुक्स देखेंगे, ऑथर देखेंगे कि कौन सी बुक किसने लिखी है। ठीक है, जैसे इंडिका बुक लिखी गई है। ठीक है, तो अब जैसे सेल्यूकस निकेटर आया था, मेगास्थनीज आया था। ठीक है, तो उनका बखान किस चीज बुक में किया गया है, किसने कौन कौन सी बुक ड्राफ्ट की हुई है। ठीक है, आपको ये भी अच्छे से समझ के जाना है। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी आप एग्जाम के लेवल को समझिए जरा। ठीक है, आप जा रहे हैं एक अधिकारी बनने के लिए और आप एसएससी लेवल का या वन लाइनर वाला तैयार करके जा रहे हैं, तो इट इज नॉट गुड। ठीक है, आपको फैक्ट तो पढ़ने हैं लेकिन डिटेल में जाकर के पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम है। ठीक है, कंपटीशन इस बार का अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छे से लोगों ने फॉर्म भी भरा हुआ है और अच्छे लेवल तक की जाएगा। ये बात समझिए मेरी बात को। ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ मेडिवाइल हिस्ट्री पे। ठीक है, मेडिवाइल हिस्ट्री में आपको दिल्ली सल्तनत को बहुत अच्छे से करना है। इसमें भी बता रहा हूँ दिल्ली सल्तनत में क्या चीज करना और क्या चीज नहीं करनी है। ठीक है, मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बोला है कि आपको करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है, किन चीजों पे ध्यान नहीं जाना चाहिए हमारा, क्यों हमारा टाइम बच जाएगा, एनर्जी बचेगी, वही चीज हम अपने किसी अच्छी चीज पे डालेंगे ना, जिससे हमें अच्छा आउटकम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ। मेडिवल हिस्ट्री में आपको दिल्ली सल्तनत अच्छे से गो थ्रू करना है और मुगल एम्पायर को अच्छे से गो थ्रू करना है। दिल्ली और मुगल एम्पायर से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, आप इनमें टर्मिनोलॉजी देखेंगे कि ठीक है कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश रहा है। ठीक है, फिर इल्तुतमिश ने कौन कौन सी व्यवस्था चलाई थी। ठीक है, जैसे इन्होंने दल चालीसा का गठन किया था। ठीक है, दल चालीसा का गठन इन्होंने किया था, तो दल चालीसा का गठन समाप्त किसने किया था, तुर्के चिलगानी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एक कुलीन वर्ग था इनके मंत्रिमंडल का। ठीक है, तो बलबन इसको जाकर के खत्म करता है। तो आप इन सब चीजों को भी बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, आप वहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे कि फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से डेवलपमेंट किया है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा भूमि का मतलब कम कर दिया था और बाजार नियंत्रण प्रणाली को लेकर के आए थे। ठीक है, घोड़ा दागने की व्यवस्थाएं उन्होंने जारी की थी। तो ये सब टर्म्स हैं, आपको अच्छे से एकदम एक एक चीज करके क्या करना है, रिकॉल कर लेना, रट के जाना है एकदम अच्छे से। ठीक है, इसमें कोई दो ऑप्शन नहीं है, यही तो है हार्ड वर्क विद द स्मार्ट वर्क। ठीक है, फिर जैसे अब फिरोज शाह तुगलक आते हैं। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक, अब जैसे कि फिरोज शाह तुगलक ने बहुत अच्छे काम किए, नहरें खुदवाई थी। ठीक है, और खैराती अस्पताल चालू करवाए थे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें की थी। इनको आप अच्छे से डिटेल में करिए, एक इनको पन्ना, एक पन्ना तैयार कर लीजिए, एक पन्ना तैयार कर लीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला गया है कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा था, लेकिन वो कुशल शासक नहीं हो पाया था, उसको रक्त पिपासु की परिभाषा दी जाती थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत को खत्म करेंगे। दिल्ली सल्तनत में सबसे अंतिम वंश कौन सा रहा है। ठीक है, और एकमात्र ऐसा क्वेश्चन पूछता है, एक पूरे दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा शासक जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। ठीक है, तो वो इब्राहिम लोदी है। ठीक है, इब्राहिम लोदी बाबर से लड़ाई करते हुए, ठीक है, पानीपत की लड़ाई में क्या हो गया था, शहीद हो गया था या फिर मर गया था, जैसा भी कह लें आप। ठीक है, फिर बाबर की एंट्री होती है, वो बाबर की एंट्री से हम लोग क्या बोलते हैं भैया, मुगल एम्पायर आ जाता है। फिर 1940 में शेर शाह सूरी साहब आते हैं। ठीक है, शेर शाह सूरी एंट्री होती है और मुगल एम्पायर क्या होता है, फिर से डाउन होता है। फिर सेकेंड बैटल होती है पानीपत की। ठीक है, 1556 में, तब जाकर के फिर से मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश की जाती है। फिर धीरे धीरे यूरोपियन का यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 1498, हमें पता है 1498 में सबसे पहले भाई कौन आया था, वास्को डी गामा आया था पुर्तगाल से। फिर वहां से फिर आवागमन हो गया, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आने लग गई। ठीक है, फिर इसी तरह फिर ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे बैठ जाता है। फिर मुगल एम्पायर यहाँ पे धीरे धीरे डिक्लाइन होता है। ठीक है,
तो आपको इसी तरह से एक कहानी के रूप में भी पढ़ना है और इनकी मेन फीचर्स देख लेने हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ये सब राजाओं के नाम हो क्या था, उनकी बेटी का नाम क्या था, ठीक है, वो किस नंबर का जूता पहनते थे, लोग ये सब रट्टे बैठे हुए हैं ना, ये सब चीजें नहीं करनी है। ठीक है, जैसे कि करेंसी कौन सी यूज की जाती थी, पेपर करेंसी कौन सी यूज की जाती थी। ठीक है, अब जैसे ये फिरोज क्या बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, ठीक है, जो सोने चांदी के सिक्के चल रहे थे, उन्होंने शायद कॉपर के सिक्के चालू करवा दिए थे, तो जिससे क्या होने लगे थे, नकली सिक्के बहुत सारे छपने लग गए थे, फिर इनका ये फेलियर रहा यहाँ पे। बात समझ रहे हो ना? तो आपको इन सब चीजों को ध्यान देना है। ठीक है, कि हमें क्या क्या चीजें देखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है कि उन्होंने क्या किया क्या और उसका इम्पैक्ट क्या दिखा। ठीक है, और फिर वही बात कर रहा हूँ, इसमें बुक्स की बात देखनी है, टर्मिनोलॉजी देखनी है, तुजुक बाबरी किसने लिखी, अबुल फजल की पुस्तक कौन सी है, रेहला किसने लिखी है, ठीक है, तबकात नासरी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपको याद करनी होगी। और करेंसी कौन कौन सी चलती थी, जीतल था, टंका था, शेरशाह रूपक चलाते हैं, चांदी सिक्का, ठीक है, एक जीतल एक टंके के कितने रेशियो में होता है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से देख के जाने हैं। ठीक है, बुक्स देखने हैं, उन बुक्स के राइटर कौन से थे, उनकी लैंग्वेज भी ध्यान देना है आपको। बात समझ रहे हैं ना, कि कोई टर्की में लिखता था, कोई फारसी में लिखता था, फिर उसका ट्रांसलेशन भी होता था, तो ट्रांसलेशन किसने किया है। ठीक है, राइटर्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, कौन सा कवि किसके दरबार में था, आपको ये सब चीजें भी देखनी है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आपको दिल्ली सल्तनत अच्छे से देख के जाना है, आपको मुगल एम्पायर अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, और पीछे मैंने जितनी भी चीजें एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बतानी, केवल इन्हीं टॉपिक को पढ़िए, बाकी सब चीजें जाने दीजिए। ठीक है, सो दोस्तों मिलते हैं आपको अनदर वीडियो में, जो कि हिस्ट्री का ही लेक्चर आएगा, वो सेकंड पार्ट होगा, उसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।